हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस लेसन में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का, जिसको दी गदर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम देखेंगे कि गदर पार्टी के लीडर कौन कौन से थे और इसमें जो प्राइमरी जो इंसिडेंट्स इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, क्योंकि ये मूवमेंट तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट थी। सिंस हम इसे ब्रीफली अभी देख रहे हैं तो हम इसके जो मेन इवेंट्स थे उसको डिस्कस करेंगे और जो हमारे सिग्निफिकेंट लीडर्स थे उनके भी हम नाम देखेंगे कि कौन कौन लीडर्स इस पर्टिकुलर एसोसिएशन से इन्वॉल्व थे, जिसे कि हम दी गदर पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे इस पर्टिकुलर गदर पार्टी या गदर मूवमेंट के अंडर ओवरऑल, वो एक कोमागाटा मारू इंसिडेंट है जो कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में और इवन कनेडियन हिस्ट्री में भी। एंड गदर म्यूटिनी, लाहौर कंस्पिरेसी ट्रायल, हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी, ये एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसे भी हम ब्रीफली देखेंगे। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आएगी हमारी तरफ से, सो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप वीडियो को मिस ना करें। सो लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक विच इज़ दी गदर पार्टी, एंड जिसमें की पार्टिसिपेंट्स थे हमारे भाई परमानंद, विष्णु गणेश पिंगले, सोहन सिंह भाकना, भगवान सिंह ज्ञानी, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, भगत सिंह ठींड, करतार सिंह सरभा, अब्दुल हाफिज़ मोहम्मद बरकतुल्ला, राश बिहारी बोस और गुलाब कौर। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट लीडर्स हैं। काफ़ी सारों को तो हम जानते हैं, जैसे विष्णु गणेश जी जो हमारे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और करतार सिंह जी, भगत सिंह तींड, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल काफ़ी बड़े सिग्निफिकेंट इस मूवमेंट में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा इन्होंने। और हमारे राश बिहारी बोस से तो काफ़ी लोग फेमिलियर हैं ही। सो देखते हैं कि क्या क्या हुआ था इस मूवमेंट के अंडर। पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं पार्टी का। तो दी गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। तो वेस्ट कोस्ट में एक सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह है यूएसए में, कैलिफोर्निया में बेसिकली एक ये सिटी है, वेस्ट पार्ट है यूएसए का, और ये सैन फ्रांसिस्को है जो है कैलिफोर्निया का नदर्न पार्ट है। एंड बाय इंडियन इमिग्रेंट्स प्राइमरली पंजाबीज। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेशन हुई है पार्टी की, ये आउट ऑफ इंडिया थी, और इसमें जो वेस्ट कोस्ट है यूएसए का उसमें प्राइमरीली वो रीजन इन्वॉल्व था। पोर्टलैंड भी काफ़ी इन्वॉल्व था इसमें। पोर्टलैंड में भी जो हमारे इमिग्रेंट्स रहते थे वो भी एक तरीके से गदर पार्टी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। द वर्ड गदर मीन्स रिवोल्ट और म्यूटिनी इन उर्दू एंड पंजाबी, सिग्निफाइंग द मूवमेंट्स रेवोल्यूशनरी नेचर। तो ऑब्वियसली गदर का नाम जो है एक तरीके का विद्रोह है इन उर्दू एंड पंजाबी, जिसने मूवमेंट का एक तरीके से नाम जो है रेवोल्यूशनरी उसे नेचर दिया, उसे रेवोल्यूशनरी फील दिया। द पार्टी वॉज इनिशियली लेड बाय सोहन सिंह एंड लेटर बाय हरदयाल एंड करतार सिंह सरबा। तो ये हमारे लीडर्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, जो इनके इनिशियल लेवल पे लीडर्स थे। और द मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट एंड एनार्किस्ट आइडियोलॉजी एंड सॉट टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। तो मूवमेंट का बेसिकली जो इन्फ्लुएंस आया था वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से आया था और एनार्किस्ट आइडियोलॉजी से आया था। बेसिकली एनार्की का मतलब ये है कि रूल्स को फॉलो ना करना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना, ये एनार्किस्ट आइडियोलॉजी होती है। एंड सॉट टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, बेसिकली ब्रिटिश को इंडिया से हटाना, ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना, आर्म्ड स्ट्रगल का यूज़ करके। आर्म्ड स्ट्रगल बेसिकली वेपन्स का यूज़ करके, हेड ऑन हेड उनसे भिड़ना, गोलियां लेके और बंदूकें लेके, इन सब का यूज़ करके ब्रिटिश को बेसिकली हटाना कंट्री से। ये प्राइमरी इस मूवमेंट का गोल था। द मेन गोल ऑफ द गदर मूवमेंट वॉज टू अचीव इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो हम देख सकते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल था गदर मूवमेंट का, ब्रिटिश को कंप्लीटली इंडिया से हटाने का, कॉलोनियल रूल को इंडिया से ओवरथ्रो करने का प्राइमरी गोल था गदर मूवमेंट का। और पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इट एम टू रेज अवेयरनेस अमंग इंडियंस अबाउट देयर राइट्स एंड एनकरेज देम टू जॉइन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो एक ये भी था कि भाई इंडियंस में अवेयरनेस पैदा करने का भी इसका एक प्राइमरी एम था, एनकरेज देम टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और कॉमन मासेस को, लोगों को जो है इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में इन्वॉल्व करने का इन्होंने जो है एक तरीके का रोल निभाया। जो इनका गोल था वो इसमें से एक था। द पार्टी वॉज बिल्ट अराउंड द वीकली पेपर द गदर। तो एक वीकली एक ये पब्लिशिंग थी द गदर विच कैरिड द कैप्शन ऑन द मैस्टहेड, अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो जो न्यूज़पेपर के एकदम ऊपर जो हेडलाइन रहती थी, जो टैग रहता था, वो ये था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। वांटेड ब्रेव सोल्जर्स द गदर डिक्लेयर्ड। उन्हें ब्रेव सोल्जर्स चाहिए थे टू स्टर अप रेबेलियन इन इंडिया, भारत में जो है एक तरीके का विद्रोह पैदा करने के लिए। पे डेथ था, प्राइस मार्टिडम था, पेंशन लिबर्टी थी। तो एक तरीके का आप देख सकते हैं काफ़ी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ थिंग है कि भाई पे मौत है, प्राइस हमारा मार्टिडम है, और पेंशन हमारी लिबर्टी है। तो इसमें कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है,
कोई मतलब एक तरीके की पोजीशन वाला एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक एस्पेक्ट इन्वॉल्व था, वो था मार्टरडम और लिबर्टी। बेसिकली इंडिया की फ्रीडम था प्राइमरी गोल इस मूवमेंट का, जो कि इन चीज़ों के द्वारा इन्होंने गदर में एक तरीके से काफ़ी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करा था। फील्ड ऑफ बैटल इंडिया, द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी वॉज स्ट्रांगली सेक्युलर। तो फील्ड ऑफ बैटल इंडिया इन्होंने जो बोला था, इससे ही हम देख सकते हैं कि एक सेक्युलर आइडियोलॉजी थी, क्योंकि इसमें कोई रीजन नहीं लिखा कि भाई फील्ड ऑफ बैटल पंजाब, फील्ड ऑफ बैटल दिल्ली वगैरह या कोलकाता, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, इंडिया है जो है फील्ड ऑफ बैटल हमारी। इन द वर्ड्स ऑफ सोहन सिंह, who later became a major peasant leader of Punjab, we were not Sikhs or Punjabis, our religion was patriotism. The first issue of the Ghadar was published in San Francisco on 1st November 1913. तो ये जो 1913 है, नवंबर 1, 1 नवंबर, तो ये जो डेट है इसमें फर्स्ट इशू जो है पब्लिश हुआ था गदर का सैन फ्रांसिस्को में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम गदर म्यूटिनी को। तो दी गदर म्यूटिनी वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट विद इन द ब्रॉडर गदर मूवमेंट। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो गदर मूवमेंट है वो काफ़ी बड़ी मूवमेंट है, तो इस मूवमेंट में एक जो छोटा सिग्निफिकेंट, तो इस मूवमेंट में जो एक इवेंट था, सिग्निफिकेंट इवेंट, वो था गदर म्यूटिनी, शोकेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज टू चैलेंज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इवन दो द म्यूटिनी इटसेल्फ वाज सप्रेस्ड। तो ऑल्दो द म्यूटिनी वाज सप्रेस्ड, इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने एक चैलेंज दिया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को गदर म्यूटिनी में। द गदर म्यूटिनी, ऑल्सो नोन एज गदर कंस्पिरेसी, was a failed attempt by Indian revolutionaries to spark a widespread rebellion against British colonial rule during World War I। तो World War I के दौरान जो है गदर म्यूटिनी हुई थी, जिसमें गदर कंस्पिरेसी क्रिएट करी गई थी हमारी गदर मूवमेंट के अंदर। जो हमारे लीडर्स थे गदर मूवमेंट के, उन्होंने एक तरीके से ये म्यूटिनी का प्लान करा था। वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर वन था, तो जो एलाइज थे ये यूएस, ब्रिटिश, कनाडा वगैरह वगैरह, तो इनके अगेंस्ट जाने का काम करा था हमारे गदर म्यूटिनी में। इन्होंने वेपन आउटसोर्सिंग वगैरह करी थी जर्मन से, और सिंस जर्मन, इटली और ये अपने जापान जो थे एक्सिस थे वर्ल्ड वॉर का भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट द वर्ल्ड वॉर वीडियोस हमारी वीडियो में कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। और इसमें जो मोस्टली कंट्रीज थी वो यही थी जो ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुकी थी, और ब्रिटेन भी उनमें से एक था, यूएस था, कनाडा था, और एक्सिस में हमारा जापान था और अपना जर्मनी था ऑब्वियसली। तो क्या करा इन्होंने, जो म्यूटिनी थे, जो हमारे लीडर्स थे, इन्होंने एक्सिस वालों के साथ कनेक्शन करके उनसे वेपन वगैरह सोर्स करके अगेंस्ट दी ब्रिटिश जाने की और अगेंस्ट कॉलोनियल रूल जाने की, इन सब चीज़ों की कोशिश करी गई थी उस ज़माने में। तो ये फेल्ड अटैम्प्ट था ऑब्वियसली, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हुआ था ये। एंड द म्यूटिनी वॉज प्लान्ड इन 1915 टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर। द गदर पार्टी एम टू कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियस अपराइजिंग अक्रॉस इंडिया साउथ ईस्ट एशिया टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने क्या फ़ायदा उठाया कि भाई वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन था, ग्लोबली डिस्ट्रैक्शन हो चुका था, ब्रिटिश का ध्यान अब ओवरऑल इंडिया के रूल से कम, अब एक तरीके से अगेंस्ट एक्सिस जो पार्टी थी उसके जाने पे हो गया था। और एलाइज, ये जो लोग थे, पूरी एलाइज कंट्रीज़ जो थे, ये एलाइड नेशंस जो थी उस टाइम पे, यूएस, यूके और ये अपने कनाडा वगैरह जो हैं, ये सब एक तरीके से मिल के अगेंस्ट जा रहे थे उनके। तो उनका डाइवर्जन हो गया था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो है, ब्रिटिश रूल का डाइवर्जन हो चुका था वर्ल्ड वॉर में। तो इंडिया में वो ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ फिर, इन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया हमारे लीडर्स ने, हमारे जो गदर मूवमेंट के जो लीडर्स थे, और एक अपराइजिंग स्टार्ट करनी चाहिए इन्होंने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने की। द कंस्पिरेटर्स इंटेंडेड टू सीज की गवर्नमेंट ऑफिसेज। इनका जो इंटेंशन थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को जो है सीज़ कर लिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सीज़ कर लिया जाए। वही बेसिकली जो विद्रोह एक तरीके से होता है, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा, एनार्किस्ट वाली जो आइडियोलॉजी थी उसको मद्देनज़र रखते ये सारी चीज़ें करी जाती। और हमारे जो लीडर्स थे इन्हें ये लग रहा था कि सिंस ब्रिटिश तो अभी डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी पावर लगा के जो है अपना एक तरीके का सीज़ कर लेते हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देंगे हम। ये इनका गोल था गदर म्यूटिनी का। बट हुआ क्या कि द म्यूटिनी वॉज प्लान टू स्टार्ट इन द की स्टेट ऑफ पंजाब, फॉलोड बाय म्यूटिनीज इन बंगाल एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। तो स्टार्टिंग ये प्लान ये था कि भाई स्टार्टिंग होगी पंजाब से, फॉलोड बाय म्यूटिनीज इन बंगाल एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडियन यूनिट्स एज फार एज सिंगापुर वर प्लान टू पार्टिसिपेट इन द रेबिलियन। तो सिंगापुर में भी जो इंडियन यूनिट्स थी, इंडियन हमारे बटालियन थे, उनको भी एक पार्टिसिपेट करने का ये प्लान था कि भाई वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट कर देंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट द गदर म्यूटिनी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फाइट अगेंस्ट colonial rule. It underscores the determination of early revolutionaries
टू चैलेंज ब्रिटिश डोमिनेंस एंड हाईलाइट्स द ग्लोबल नेचर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनकी डिटर्मिनेशन को हम देख सकते हैं कि किस लेवल की डिटर्मिनेशन थी वो। एंड टू चैलेंज ब्रिटिश डोमिनेंस एंड हाईलाइट्स द ग्लोबल नेचर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था हम देख सकते हैं वो ग्लोबल नेचर में भी हो चुका था, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में बैठ के गदर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वहाँ से ऑपरेशन चल रहा था, सात समंदर पार यूनाइटेड स्टेट्स में से स्टार्ट हुआ था ये। तो कैसे एक ग्लोबल इसमें एक फी वो था कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को आज़ाद कराना है तो इंडिया में ही लड़ाई चल रही है, अब ये इंडिया से बाहर भी जा चुकी थी और हम आगे आगे देखेंगे कि कैसे और भी ज़्यादा आगे जाएगी, कि जैसे राश बिहारी बोस जी जापान वगैरह जाएंगे, और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं वो जर्मनी जाएंगे, मतलब काफ़ी इंडियन नेशनल आर्मी वगैरह की फॉर्मेशन। तो ऐसे इवेंट्स भी थे जो सिर्फ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को इंडिया तक ही सीमित जिन्होंने नहीं रखा था, वो आउट ऑफ इंडिया भी रह के एक तरीके का इंडिया का था तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ही, बट आउट ऑफ इंडिया भी था वो। However, due to a combination of factors including lack of coordination, betrayal, British authorities' preemptive actions, Gadar mutiny was thwarted before it could fully materialize। तो वो ये म्यूटिनी जो है साइलेंस कर दी गई थी क्योंकि काफ़ी एक्शन ले लिया गया, कोऑर्डिनेशन का इशू था, बिट्रेयल एंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ प्रीएम्प्टिव एक्शन, सो इट वॉज बेसिकली सप्रेस्ड। मैनी ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड सम वर एग्जीक्यूटेड। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने काफ़ी जो है वायलेंट मेजर लिए थे भाई, एग्जीक्यूट भी कर दिया था काफ़ी लीडर्स को। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन ऑन द गदर पार्टी वाज इंटेंस एंड द म्यूटिनी मार्क्ड ए क्रूशियल टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो हम देख सकते हैं कि कैसे उस टाइम पर इवन दो वो बिजी थे कहने को कि भाई ब्रिटिश रूल जो है इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर में, बट फिर भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया था गदर म्यूटिनी के हमारे जो लीडर्स हैं मूवमेंट को सप्रेस करने में बेसिकली एक तरीके से, क्योंकि काफ़ियों को उन्होंने एग्जीक्यूट भी करा दिया था, इंटेंस था बेसिकली जो भी था। लेकिन उससे क्या हुआ कि ये टर्निंग पॉइंट था, ये क्रूशियल इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट है हमारा कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो ये जो कोमागाटा मारू है एक ये शिप थी कैरिंग अराउंड 370 इंडियन इमिग्रेंट्स सीकिंग एंट्री टू कैनेडा। द कैनेडियन अथॉरिटीज़ डिनाइड देम एंट्री ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन पॉलिसीज़। तो जो ये इंसिडेंट है ये है, इसमें से मोस्टली पंजाबी लोग जो हैं वो इमिग्रेट करना चाह रहे थे उस टाइम पे कनाडा में, ड्यू टू यहाँ पे कंडीशंस ख़राब थी इंडिया में, आपको पता ही है फाइनेंशियल कंडीशन, और काफ़ी फेमाइंस थी और ब्रिटिश रूल अलग से था। तो काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए या अपॉर्चुनिटी सीख करने के लिए इमिग्रेट करने की भी कोशिश करी, बट ये सिंस कनाडा भी एक कॉलोनी रह चुकी थी ब्रिटिश की, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज उस टाइम पे अप्लाई कर रखी थी। एंड ये जो कोमागाटा मारू है ये एक शिप थी, बेसिकली जापानीज शिप थी ये। तो ये जो इसमें सवार थे लोग, इन्होंने इमिग्रेट करना चाह रहे थे कनाडा को, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कनेडियन अथॉरिटीज़ रिफ्यूज देम एंट्री। और ये था कि भाई ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ आ गई थी कि अगर कोई साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है तो उसे मिनिमम $200 लाने पड़ेंगे तब उसे एंट्री मिल सकती है वगैरह वगैरह, ये सब पॉलिसीज़ ले आए थे ये, ताकि जो साउथ ईस्ट रीजन है वहाँ से इमिग्रेशन ना हो, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं हम। बाकी द पैसेंजर रिमेन स्टैंडर्ड इन वैंकूवर्स हार्बर फॉर मंथ। तो काफ़ी महीनों तक जो वैंकूवर हार्बर पर है इन्हें खड़े रखा गया, और वहाँ पे आपको पता है कनाडा का टेम्परेचर तो कितनी मतलब हार्श कंडीशंस थी वेदर की। एंड इवेंचुअली द शिप वॉज फोर्स टू लीव। तो बेसिकली उन्हें फिर वापस जाने को बोल दिया गया था। ऐसा भी हुआ था कि काफ़ियों को एंट्रेंस दी भी गई थी, बेसिकली काफ़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से बिहेव कर रहे थे वो, उसमें से कुछ लोगों को तो एंट्रेंस मिल गई थी, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर सेंट बैक टू इंडिया। एंड अपॉन इट्स रिटर्न टू कैलकाता, और वापस जब ये कैलकाता आई शिप, तो पैसेंजर्स फेस डिटेंशन एंड क्लैशेस विद अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे आके भी फिर इनके साथ जो है मिसबिहेव करा ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, उनके सैनिकों ने, काफ़ी क्लैशेस हुए। और इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एंड विद द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द गदर लीडर्स डिसाइडेड टू लॉन्च ए वायलेंट अटैक टू आउस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बेसिकली ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो हमारे गदर पार्टी के जो लीडर्स थे उन्हें काफ़ी गुस्सा आया, और इसने एक तरीके से फ्यूल करा उनके एंगर को, क्योंकि ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, वहाँ पे भी रेशियली डिस्क्रिमिनेट करके इन्हें भगा दिया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं हम कि एंट्री नहीं दी थी। और जब इंडिया वापस आए तो यहाँ पे भी अपने इवन खुद के देश में भी मिसबिहेव करा गया था इनके साथ, इसलिए फिर जो हमारे गदरीट्स थे इनको काफ़ी गुस्सा आया एंड इन्होंने गदर मूवमेंट को आगे ले जाने की और कोशिश करी। फिर हम आते हैं अपने एक और नेक्स्ट कंस्पिरेसी केस पे। लाहौर कंस्पिरेसी केस है, सिग्निफिकेंट इवेंट है ये गदर मूवमेंट का एक और। तो 1915 में लाहौर कंस्पिरेसी केस जो है, ऑल्सो नोन एज द दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी, वाज अ लीगल प्रोसीडिंग दैट इन्वॉल्व द ट्रायल ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज
हु वर एक्यूज ऑफ कंस्पिरेसिंग टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड मीन्स। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी थी, इनका प्लान था कि भाई जो ब्रिटिश रूल है उसे हम वेपन्स को यूज़ करके, बाहर से वेपन्स स्मगल करके, इन सब चीज़ों को यूज़ करके, जर्मन वगैरह के साथ पार्टनरशिप करके हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे। तो ये प्लान जो है एक्सपोज हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। एंड फिर ये ट्रायल चला था, ये लाहौर कंस्पिरेसी केस। प्राइमरीली इस केस में गदर पार्टी ही इन्वॉल्व थी, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन द यूएस एंड कनाडा विद ब्रांचेस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। द पार्टी एम टू इंसाइट ए वाइड स्प्रेड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़। ट्रायल में हुआ क्या, 98 इंडिविजुअल्स थे जिन्हें चार्ज करा गया वेरियस ऑफेंसेस में, और इंक्लूडिंग कंस्पिरेसी, सेडिशन, प्रमोटिंग आर्म रेबेलियन। तो वही सब कि भाई कंस्पिरेसी का चार्ज लगाया, और इस सेडिशन का कि गवर्नमेंट ओवरथ्रो करना चाह रहे थे, आर्म्ड रेबेलियन करना चाह रहे थे, एक विद्रोह करना चाह रहे थे जो कि आर्म्ड विद्रोह था वेपनरी यूज़ करके। The accused were largely Sikhs and Punjabis who had returned to India from abroad to participate in the revolutionary activities। तो जो लोग वापस आए थे यहाँ पर कनाडा से, यूएस से और भी जगह से जहाँ पे हमारे लोग ये गए हुए थे एमिग्रेट करके, वो इंडिया वापस आए थे पार्टेक करने में गदर मूवमेंट में। तो काफ़ी सारे जो एक्यूज थे उनमें उनमें से ये लोग एक थे। मैनी ऑफ द एक्यूज वर फाउंड गिल्टी एंड फेस सिवियर सेंटेंसेस। करतार सिंह सरभा एंड प्रोमिनेंट लीडर वो सेंटेंस टू डेथ। तो हमारे करतार सिंह जो थे इनको डेथ सेंटेंस दे दी गई थी एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। राश बिहारी बोस जो है वो जापान वो एस्केप कर गए थे एक तरीके से, एंड लेटर प्लेड अ रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज फ्रॉम अब्रॉड। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली। और जो सेकेंड है, द लाहौर कंस्पिरेसी केस मार्क्ड ए क्रूशियल एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। It highlighted the British government determination to suppress any form of revolutionary activities and dissent against colonial rule। तो ये जो है इसने हाईलाइट करा कंस्पिरेसी केस ने कि जो किस लेवल के लोगों को सज़ाएं दी गई थी। पब्लिकली एग्जीक्यूट करा था सिंगापुर में, जिन्होंने बगावत की कोशिश करी थी उन्हें पब्लिकली, जो वहाँ के ट्रूप्स थे उन्हें शूट कर दिया गया था। तो काफ़ी मतलब लार्ज स्केल इन्होंने वायलेंट जो बिहेवियर है वो रखा था टूवर्ड्स इंडियंस, ब्रिटिश ने, टू सप्रेस एनी फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो वो जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी उसे अब और भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कैसे पिछले ईयर्स में, पिछले 10 सालों में इतना ऐसा इनका नेचर इतना वायलेंट नहीं था, जो अब हो गया है और होता जा रहा है, और भी ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं ये। तो इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को और डिसेंट अगेंस्ट करो, डिसेंट मतलब डिसेंटमेंट जो था लोगों का, उसे सप्रेस करने के लिए अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा। इन्होंने डेथ सेंटेंसेस बहुत कॉमन कर दिए, पब्लिक एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, और स्ट्रिंजेंट एक तरीके से काफ़ी जो है सेंटेंसेस देने स्टार्ट कर दिए लोगों को। ये सब अब इन चीज़ों पे आ चुके थे, और ये 1915 वगैरह की बातें हैं। तो आगे हम खैर पढ़ेंगे, गांधीन स्ट्रगल भी आएगा फिर। द ट्रायल ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द ग्लोबल नेचर ऑफ द स्ट्रगल। द गदर पार्टीज एक्टिविटीज एंड सब्सिक्वेंट ट्रायल हैड इम्प्लीकेशन दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंडियाज़ बॉर्डर। तो जो गदर पार्टी की जो मूवमेंट, ये जो थी गदर पार्टी के अंदर जो इवेंट्स हुए थे, एक्चुअल में जो है इंडिया के बॉर्डर के बाहर भी केसेस चले थे। एक तो काफ़ी जो इन्फेमस केस है वो यूएस में लड़ा गया था, और वो उस टाइम पे यूएस का सबसे ज़्यादा महंगा बेसिकली केस था वो। तो आप देख सकते हैं कि गदर पार्टी की कहाँ तक रीच पहुँच चुकी थी। तो ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट बात है ये, कि उन्होंने बहुत ही स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हो गए, एक वहाँ पे बैठ के, आउट ऑफ कंट्री बैठ के हमारी कंट्री में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाई उन्होंने। और इस जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी लोग उनके शहीद भी हुए, हमारे जो लीडर्स थे, बट उन्होंने जो है फुल अपनी तरफ से कोशिश करी। नेक्स्ट केस हमारा आता है, सिग्निफिकेंट इवेंट जो है गदर पार्टी के अंडर, वो है हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है काफ़ी, इसको हम एक डेडिकेटेड वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट द वीडियो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। द हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी वाज ए प्लॉट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, प्राइमरीली बिटवीन 14 and 17, इन्वॉल्विंग इंडियन नेशनलिस्ट एंड जर्मन ऑफिशियल्स एम्ड एट डीस्टेबलाइजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये था क्या कि भाई जो इंडियन नेशनलिस्ट थे और जर्मन ऑफिशियल्स थे, उनके बीच में ये चल रहा था सिस्टम कि भाई, क्योंकि जर्मन तो ऑब्वियसली एक्सिस कंट्रीज़ के पार्ट थे एंड दे वर अगेंस्ट ब्रिटिश, तो वो इंडियन नेशनलिस्ट के साथ मिलके जो कंस्पिरेसी क्रिएट कर रहे थे, एक तरीके से ओवरथ्रो करने की ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और डीस्टेबलाइजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बेसिकली अपने अंदर बेसिकली जर्मन भी यही सोच रहे थे कि भाई इंडियंस भी हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे तो हमें और सपोर्ट मिल जाएगा। ये सब जो कंस्पिरेसीज थी
हमारे नेशनलिस्ट ने भी इनका फ़ायदा उठाया, उन्होंने जर्मन वेपनरी को फिर सोर्स करना स्टार्ट करा, उस जर्मन वेपनरी के थ्रू उन्होंने एंटी ब्रिटिश जो है जाने की कोशिश करी। तो ये एक जो हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी है, ये इसका पार्ट है एक। The conspiracy included efforts to support a pan-Indian uprising against British colonial rule by using covert operation, propaganda and attempts to secure German assistance. तो German assistance को secure करना चाहा, propaganda create करने चाहे, operations create करने चाहे. The goal was to weaken the British war effort by diverting resources and attention away from the Western Front. तो गोल यही था कि भाई ब्रिटिश का जो वॉर एफर्ट था उसे डाइवर्ट करो, उसके रिसोर्सेज को और अटेंशन को अवे फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। तो बेसिकली गोल ये था कि जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाए ब्रिटिश के, जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसमें जर्मन का भी फ़ायदा था ऑब्वियसली, इसलिए वो इन्वॉल्व भी थे इस पर्टिकुलर कंस्पिरेसी में। The conspiracy was discovered and suppressed by British intelligence agencies, leading to arrest, trial and subsequent tension between Indian community and British authorities. तो वही इंडियन कम्युनिटी और ब्रिटिश अथॉरिटी में वापस से वही टेंशन्स बढ़ने लग गई थी, क्योंकि कंस्पिरेसी जो है वो डिस्कवर कर ली गई थी ब्रिटिश इंटेलिजेंस द्वारा। एंड वही अरेस्ट हुए, ट्रायल्स हुए और सेंटेंसिंग हुई, यही सब वापस हुआ इस हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी में, जैसा कि हमने प्रीवियसली दिल्ली लाहौर वाली कंस्पिरेसी में देखा। The Indo-German alliance and conspiracy were the target of a worldwide British intelligence effort, which successfully prevented further attempts. American intelligence agencies arrested key figures in the aftermath of the Annie Larson affair in 1917. तो ये जो इंडो जर्मन अलायंस था, ये सिर्फ ब्रिटिश और इंडियन और जर्मनी तक वो नहीं था सीमित, इसमें काफ़ी देश इन्वॉल्व हो गए थे, इवन यूएस तक इसमें इन्वॉल्व हो गया था। और इसका प्राइमरी, ये जो हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी है, इसका प्राइमरी ऑफेंस ही ये था, जो एनी लार्सन अफेयर था, प्राइमरी ऑफेंस यही था जिसकी वजह से ये ट्रायल्स वगैरह चले थे और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको अनकवर करा था। ये चल यूएसए से ही रहा था, क्योंकि ये गन रनिंग का जो था, स्मगलिंग ऑफ वेपनरी जो चल रही थी, इसमें हमारे गदर पार्टी इन्वॉल्व थी ऑब्वियसली, और जो आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड है एंड द जर्मन फॉरेन ऑफिस, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। इंडो जर्मन अलायंस था ये अपना, और इसमें हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी जो है ये लार्जर इसका एक तरीके से एलिमेंट है इंडो जर्मन अलायंस का। तो बेसिकली गदर पार्टी के अंदर हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी जो है एक बड़ा टॉपिक है, और इसमें ये जो लार्सन अफेयर था ये इसका एक सब टॉपिक है, और ये सब टॉपिक जहाँ से निकल रहा है वो रिजल्ट कर रहा है हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी। इसमें गदर पार्टी इन्वॉल्व थी, इसमें जर्मनी के जो मेन लोग थे वो इन्वॉल्व थे, और जो इसमें अपनी गदर पार्टी इन्वॉल्व थी, इसमें जर्मन इन्वॉल्व था, और इसमें आयरिश लोग भी इन्वॉल्व थे। तो ये काफ़ी एक मतलब बड़ा ग्लोबल स्केल का आप देख सकते हैं कि इवेंट हो चुका था, और ये इसकी वजह से ही जो है अनकवर हुआ था ये एनी लार्सन अफेयर की वजह से, क्योंकि यूएस में चल रहा था और यूएस की एजेंसीज को खबर लग गई थी। तो द कंस्पिरेसी रिजल्टेड इन द लाहौर कंस्पिरेसी केस ट्रायल्स इन इंडिया एज वेल एज द हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी ट्रायल। तो ये दोनों ट्रायल अब चलने लग गए थे, जैसा कि इसको तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं लाहौर वाले को। एट द टाइम द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रायल एवर हेल्ड इन द यूएस। तो हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी ट्रायल जो था, सबसे महंगा केस था उस टाइम का, वो भी यूएसए में। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्केल रहा था इस पर्टिकुलर कंस्पिरेसी का। सिमिलर एफर्ट्स वर मेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन जर्मनी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली, एंड इन जापानीज कंट्रोल्ड साउथ ईस्ट एशिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी, जैसा कि हम सब उनके बारे में जानते हैं, फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, एंड इन इटली मोहम्मद इकबाल शेदाई फॉर्म द बटालियन आज़ाद हिंदुस्तान। तो ये सिमिलर इवेंट्स जो हैं इन फ्यूचर भी देखने को मिलेंगे हमें। दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स वॉज पिविटल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड बिकेम ए मेजर फैक्टर इन रिफॉर्मिंग द राज इंडियन पॉलिसीज। तो बेसिकली आज हमने जो कवर करा है वो ये है, गदर पार्टी का ब्रीफ ओवरव्यू लिया है हमने कि कैसे हमारे जो सिख एंड पंजाबी लीडर्स, जो इसमें मोस्टली जो मेजॉरिटी जिनकी थी, उन्होंने एक 7 समुंदर पार बैठ के, यूएस में बैठ के, कनाडा में बैठ के, एक अपने कंट्री के टूवर्ड्स जो उनका सेंटिमेंट था उसको कंटिन्यू रखा। काफ़ी तो वहाँ से वापस भी आए, जिनको यहाँ पे इवन डेथ सेंटेंस भी कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए जो है हार नहीं मानी। उन्होंने यहाँ पे आके काफ़ी स्ट्रगल करा, काफ़ी अपने जो बेसिकली हम कह सकते हैं रिसोर्सेज थे जो उनके पास, जो वहाँ पे रिसोर्सेज थे, जो वहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, वेपनरी उन्होंने सोर्स करी थी, उनका उन्होंने यूज़ करा। यहाँ पे रेबेलियन करनी चाहिए उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश इन वेपन्स वगैरह को यूज़ करके। तो जो है ये सक्सीड नहीं हो पाया प्लान, और ब्रिटिश ने ओवरथ्रो कर दिया था इस चीज़ को। तो गदर पार्टी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री में इनका रोल है। कनेडियन हिस्ट्री में भी जो ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट है, ये एक मेजर काफ़ी जो है
सिग्निफिकेंट इवेंट है। उन वहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पे बाकायदा स्पीच भी दी थी कि कैसे ये कनेडियन हिस्ट्री के एक डार्क दिन में से एक है। तो वो ये ग्लोबल स्केल पे था। ये इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है सिर्फ अब इंडिया तक सीमित नहीं था। काफ़ी जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, हमारे नेशनलिस्टों ने इसको एक ग्लोबल इशू की तरीके से बना दिया था, लोगों में अवेयरनेस दे दी थी। और वहाँ पे मतलब लोगों को भी अपने साथ ले आए थे वो। जैसे हम देख सकते हैं कि भाई कैसे एक इंडियन होके भी वो उन्हें सपोर्ट था, आयरिश का, जर्मन का, जापान का, मतलब काफ़ी जगह से उन्हें सपोर्ट मिला। इसी वजह से वो इस टाइप की जो कंस्पिरेसीज हैं, इस टाइप की मूवमेंट है, इन सब चीज़ों को वो एक तरीके से रिजल्ट दे पाए, चाहे वो सक्सीड इन दी एंड ना हुई हो। बट एक काफ़ी बड़ा एक ये स्टेप था इंडियन कम्युनिटी के लिए कि इंडिया से बाहर निकल के उन्होंने जो एक रिस्क लिया, एक अपने जोन से निकल के वो अपनी कंट्री के लिए काफ़ी उन्होंने मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके दूसरे लोगों के, दूसरी भाषा के लोगों में जाके उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली इसे शेयर करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो उसे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। सो टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।